फैलाने का ही काम कर रहे हैं, और उसको ये लोग इस तरह से उसकी तस्दीक करते हैं। जी मीरूजान जी, अब आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं बगैर किसी आपके सवाल के शुरू कर दूं बोलना अपनी बात। जी, मैं सिर्फ इतना एक ही पॉइंट कहूंगा मैं। क्या कहते हैं ना, कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, फिर हर पैतरा हर दाव पेच अपनाया जाता है जिससे अपने विरोधी को चित किया जा सकता है। तो आज की डेट में अब क्या कहते हैं कि ना, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दिया जाता है, क्योंकि अब वो गांधीवाद नहीं चल पाएगा कि हाँ जी एक थप्पड़ खाया तो दूसरा गाल कर दिया, वो 2 थप्पड़ और मार के चला जाएगा, क्योंकि जो सामने जो लोग हैं वो जाहिल और बेहुदा हैं, शायद उन्हें अपनी ही भाषा समझ आए तो आए। मीनूजान जी। जी जी, जो आपने कहा कि अपने शास्त्रों में भी कहा गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करें, जैसे को तैसा। ये भी एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है, कहा जाता है उसके अंदर, हमारे देश के अंदर। देखिए, इसमें अधीर रंजन चौधरी को जो स्पीकर ने मौका दिया बोलने का, उससे पहले कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के सांसद ही उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, अधीर रंजन के। वो बीच में इंटरवीन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो पार्टी ने भी मौका नहीं दिया है। तो देखिए, कल जो हुआ था, कल निशिकांत दुबे बोले, उसके बाद नारायण राणे जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, और मतलब जो उस तरफ के मंत्रियों की जो भाषा थी और जिस तरीके से वो, जिसको कहता ना, झिड़कियां दे रहे थे वो विपक्ष को, तो उसमें ऐसी चीज आना स्वाभाविक था। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देखिए, जिस वक्त नेता या कोई भी व्यक्ति भाषण देता है, या हम भी लेख वगैरह लिखते हैं, तो हम उसमें कुछ भाषाई करिश्मा पैदा करने के लिए उसमें कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेइंग्स, कुछ प्रोवर्ब्स उनका इस्तेमाल करते हैं। तो धृतराष्ट्र एक ऐसा ही एक ऐसा ही फ्रेज है, या आप ये कह दीजिए, या रूपक है, जो कि आमतौर पे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे अपने पिता के लिए कर देते हैं कि धृतराष्ट्र बने बैठे हो आप, तो भाई लोग कर देते हैं आपस में अपने पिता के लिए कि धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा चीज नहीं है कि उसको ऐसा बांध दिया जाए कि कोई आउट ऑफ ब्लू, या कोई जैसे आम प्रचलन की गालियां जो दी जाती हैं, कमीना एटसेट्रा, बहुत सारी गालियां होती हैं जैसे, तो और संसद की भाषा में जैसा आपने कहा कि असंसदीय भी नहीं है। लेकिन इस सारी भीड़ में, इस सारे हो हल्ले के बीच में, कभी फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा देते हैं, या कभी कोई भाषा पे नियंत्रण खो बैठते हैं। जो मुख्य मुद्दा था मणिपुर की महिलाओं का, वो, और या जो आम तौर पे जो मणिपुर में हो रहा है, बफर जोन बनाने की तैयारी वहां बताया जा रहा है कि मैती एक तरफ, कुकी एक तरफ, बफर जोन बन चुका है, मेरे सूत्रों के हिसाब से बफर जोन बन चुका है। वहां पर इस समय 135 कंपनियां हैं सीएपीएफ की, मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, और कोई कुकी जो है वो किसी मैती से नहीं मिल सकता है। उनके बंकर्स हैं, उनकी चेस्ट, वो गार्ड्स हैं सारे, उनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं, AK-47 है, LMG है। ये परिस्थिति मैंने आजाद भारत में कभी नहीं देखी थी। और ये इसको कहते हैं जस्ट, कहते हैं ये तो सिंपल है, लेगेसी इशू है। इसको जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ये लेगेसी इशू है। लेकिन उस टाइम भी असॉल्ट राइफल यूज नहीं होती थी। जी बिल्कुल जी। लेगेसी इशू हो तो आप तो बड़े आयरन फिस्ट के साथ देश को रूल कर रहे हैं, आप तो तरह तरह, उन्हें शायद ये नहीं पता कि ये लेगेसी इशू अंग्रेजों के जमाने से है। हिंदुस्तान के जो 2 ओल्डेस्ट इश्यूज हैं, वो एक नागालैंड का इशू है और एक मणिपुरी का इशू, मैं आपको बताऊं, एंड बिफोर इंडिपेंडेंस का मैं आपको बताऊंगी। जी, अब जैसे कुकीज के लिए कहा जा रहा है, आप देखे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे इन लोगों के कि विदेश, वहां से, बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं। देखिए, इस तरह की घुसपैठिए तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, लेकिन इस देश के नागरिक हैं आज वो। अब गोरखा जो लोग आए हुए हैं ब्रिटिश पीरियड के जमाने में और सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड है, पीढ़ियां बीत गई हैं उनकी, उनको क्या बाहर का आदमी कहेंगे? वो नागरिक है इस वक्त, उनको वोट का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, चल संपत्ति सब कुछ खरीदने का अधिकार है। तो आप ये इस तरीके का जो इन्होंने बफर जोन बना दिया, ये तो जैसे कि दुश्मन की कोई सीमा हो, दुश्मन देश की सीमा के साथ LOC है बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल है। हाँ, तो ये देखिए ना कि मतलब 2 दुश्मन देश हैं, इसका मतलब वो आप अगर जो बात कर रहे हैं, कर दिया है, तो आपका कहाँ गया शासन, कुशासन, शासन और सुशासन जो बोलते हैं, और आप पूरे लौह पुरुष बनते हैं, आयरन फिस्ट के साथ रूल करते हैं। आप ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी? जो आप 135 बटालियंस बता रहे हैं, तो वो वहां उतारनी क्यों पड़ी? ऐसी स्थिति क्यों आई? आपने जो ये इस तरह का उल्टे आप मणिपुर के ऊपर वट आउटरी कर रहे हैं। देखिए दिनेश जी, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात पे, महिला होने के नाते जरूर मैं आपके मंच के माध्यम से बात कहना चाहूंगी। जो मैतेई समाज की महिलाओं ने जो किया,
कुकी समाज की महिलाओं को जबरन पकड़ पकड़ के अपने मर्दों से उनका बलात्कार करवाया और कहा कि हमारे सामने करो। तो ये एक जो जहर भरा हुआ है नफरत का दिमाग में, लेकिन जो ये जहर है ना, इसने उनकी लेकिन मानसिकता को, इम्फाल में आरएसएस की सुना 100 से ज्यादा शाखाएं हैं मणिपुर में, इस बात को भूलिएगा नहीं। उसी का नतीजा है दिनेश जी, ये उसी का नतीजा है। ये जहर जब रोज व्हाट्सएप के जरिए, शाखाओं के जरिए और अदर सोर्सेज से, नेताओं के जरिए जब भरा जाएगा तो उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी महिलाएं जो हैं इस हद तक नहीं जाती। ये पहली बार मुझे लगता है मणिपुर की हिस्ट्री में भी और इंडिया की हिस्ट्री में भी ऐसा पहली बार हुआ होगा। और मैं जिस दिन से ये वीडियो आया और उसके बाद ये न्यूज आई, मैं लगातार कह रही हूँ कि इन स्त्रियों को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है जिन्होंने ये किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल मैंने अरुंधति राय का एक वीडियो देखा, उन्होंने केरला लिटरेचर एकेडमी में अपना, उनको कोई पुरस्कार मिला और उस दौरान उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो मैं कह रही थी। उन्होंने वही कंसर्न रेज किया कि ये जो महिलाएं जो ये इस तरीके का बलात्कार को एक राजनीति के टूल पे इस्तेमाल कर रही हैं और अपने मर्दों से करवा रही हैं, तो वो इस देश के लिए एक बड़ा भयानक, खौफनाक, खतरनाक संकेत है। अब आप उसको वॉटर बाउंड्री में निकाल देंगे। मोदी जी जो कह रहे हैं तैयारी करके नहीं आए, आपकी क्या तैयारी है मणिपुर में? आपने बताया बफर जोन बना दिए हमने, इतनी बटालियंस उतार दी है। वो कोई दुश्मन देश से लड़ाई थोड़ी चल रही है हमारी मणिपुर में कि आपने इतनी फोर्स उतार दिया और सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। आपके अंदर के लोग लड़ रहे हैं। आपके यहाँ 2 स्टेट की पुलिस भिड़ जाती है, खूनी संघर्ष होता है। तो ये किस तरह का सुशासन? और आप कहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर राज है। हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ गायब है इतने समय से? क्या कर रहे हैं? या हेमंत बिस्व शर्मा खुद डायरेक्ट वहां संभाल रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वीरेंद्र सिंह को छेड़ सकें? वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट बताती है वो बोलती है अगर ये छेड़ेंगे तो ये अपना नया पार्टी बना के तैयार हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए ये लोग उसको छेड़ नहीं रहे। लेकिन दिनेश जी, ये चीज जो है ना बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां बहुत बड़ी ईसाई आबादी नॉर्थ ईस्ट में है और सब स्टेट्स के अंदर है। और आपने इस बार ईसाइयों को निशाना बनाया है मुसलमानों के बाद। तो ये चीज वहां से चल के धीरे धीरे इसका आगे जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वो नीचे भी आने वाला जरूर है। ये पता नहीं क्या तैयारी है। इधर मुसलमानों को आपने जो कहना राहुल गांधी का कि केरोसिन छिड़क रखा है अपने देश में, तो ये तो पूरे देश में छिड़क दिया जाएगा धीरे धीरे। और उसमें आप वाटर बाउंड्री करें और खुद देखिए, आप जैसा करेंगे ना वो ही मिलेगी बात। आपने पार्लियामेंट के अंदर, आप मनमोहन सिंह कहते थे, उनको कहते थे रेनकोट पहन के नहाते हैं, किसी को शूर्पणखा कहते हैं आप। तो जो चीज आप खुद भी तो देखिए ना, आप इनफैक्ट तो देखिए, कहा जाएगा कि भाजपा के नेताओं ने शुरू किया ये चलन, और मैं कहती हूँ मोदी के समय से ज्यादा चलन शुरू हुआ है। 9 साल से चलन शुरू हुआ है। ये आपस में एक दूसरे को, देखिए कांग्रेस ने शुरू नहीं किया इसको, ये इन्होंने ही शुरू किया। पप्पू शब्द इन्होंने शुरू किया, उसके बाद फैकू शब्द उसके बाद आया। ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से इनको फैकू कहने लगा था। तो देखिए, जैसा जो कहते हैं ना कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा मा समाचरेत, अगर आप दूसरे से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो जरूरी है कि आप भी अच्छा व्यवहार करें उसके साथ। ऐसा नहीं, वन वे नहीं चलेगा ये ट्रैफिक। जी